जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं दीपेश जैन। न हिंदू दिखाई दे न मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। क्या जिंदगी है नाम इसी का जमाने में हर शख्स जिंदगी से गुजरा दिखाई दे। दोस्तों, आज देश में समुदायों के बीच भरोसे और भाईचारे की दीवार लगातार दरकती जा रही है। हर कहीं दंगा दबे पांव दस्तक देता दिखाई देता है। कभी बिहार में, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में दंगे की आग जिंदगी की रोशनी को बुझाते नजर आती है। दंगे अब आतंक का नया चेहरा ओढ़ रहे हैं या फिर राजनीति का नया औजार हो चला है दंगा। जहां तंत्र और लोकतंत्र दोनों फेल हैं, वहां दंगे हैं और सियासत का बदलता रंग है। या फिर यूं कहें कि हर समस्या को मजहब के चश्मे से देखना अब तथाकथित सेक्युलर लोगों का स्वभाव बन चुका है। तभी तो अहिंसा, भाईचारे और सद्भाव जैसे शब्द पराये से लगने लगे हैं और चाय पर चर्चा से शुरू हुआ मीटिंग का दौर अब मीट से मर्डर तक जा पहुंचा है। लेकिन दंगों के बीज मिटाने की दवा है कि मिल ही नहीं रही और सांप्रदायिक दंगों का दंश झेल रहे देश का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबरें। इंदौर पहुंचे भारत और अफ्रीका के खिलाड़ी। होटल रेडिसन में कड़ी सुरक्षा के बीच शानदार मेहमान नवाजी के इंतजाम। 14 अक्टूबर को भिड़ेंगी दोनों टीमें। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। महकमे की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज का ऐलान। बांझपन भी होगा राज्य की बीमारी सूची में शामिल। 14 अक्टूबर को बीजेपी के पंचायत सम्मेलन का पंचायत प्रतिनिधियों ने किया बहिष्कार। सामूहिक इस्तीफे की भी दी धमकी। 28 अक्टूबर को भोपाल में महाआंदोलन का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर लगा तंबू उखाड़ने के बाद जवाहर भवन के हॉल में कांग्रेस ने दिया धरना। प्रशासन पर लगाया तानाशाही के आरोप। आउटसोर्सिंग पर और हमलावर हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग में भी आउटसोर्सिंग से काम कराने का आरोप। कहा, योग्य लोगों की उपेक्षा कर रही है सरकार। अंबिकापुर में शादीशुदा महिला को तालिबानी सजा। सरपंच के फरमान के बाद महिला का सिर मूंडा। 3000 नकदी और 1 बैल लेने का लगाया जुर्माना। बिहार चुनाव में बीफ और साधु संतों को लेकर दिए उल जलूल बयान से संत समाज में उबाल। इंदौर में राजवाड़ा पर किया प्रदर्शन। डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर जताया विरोध। पत्थल गांव में एक बार फिर हाथियों ने मचाया उत्पात। एक महिला को पैरों से कुचला, डर कर मारे गांव वाले पलायन को मजबूर। रायपुर के मेडिकल स्टोर पर खाद्य और औषधि प्रशासन का छापा। एक्सपायरी डेट की दवाइयां जब्त। लक्ष्मी और जय अंबे मेडिकल स्टोर समेत आधा दर्जन दुकानों का रिकॉर्ड जब्त। और रायपुर में 1 महीने से आंदोलन कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने की गांधीगिरी। गांधी टोपी लगाकर मंत्री रमशीला साहू के बंगले पहुंचे। लाल गुलाब और ज्ञापन दिया। Sponsored by CXCT. हाँ, हमने भी दंगों में सब सपने जलते देखे हैं। आंखों में बवंडर देखे, सीने में खंजर देखे हैं। जहां लगते थे बाजार कभी, वहां मौत के मंजर देखे हैं। अपनों के हाथों से अपने आशियाने जलते देखे हैं। वाकई बेहद शर्म की बात है कि आज़ादी के 68 बरस बाद भी हम पूरी तरह से भारतीय नहीं बन पाए। हम मजहबी दायरों से मुक्त नहीं हो पाए।
हम दादरी, मुजफ्फरनगर, गुजरात के गोधरा तो कभी सिवनी में हुए विभत्स दंगे नहीं रोक पाए। हम सांप्रदायिकता की आग भड़काकर वोटों की फसल पकाने वाले नेताओं को अभी तक नहीं समझ पाए, न उन्हें समझा पाए। शर्मनाक है कि हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने संजोते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों को ही सुरक्षा नहीं दे पाए। हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का साहस तक नहीं उठा पाए। शर्मनाक है कि हमारे जितने सैनिक सरहद पर पाकिस्तान और चीन से लड़ते शहीद नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे देश में हुए दंगों में मारे गए। तो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाकई बशीर बद्र साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि सांप्रदायिकता तर्क शक्ति को खत्म कर देती है, समाज को अंधा बना देती है। सांप्रदायिक नफरत की सियासत और उसकी कोख से पैदा हुए फसाद के बीच इंसानियत भी दफन हो जाती है। सांप्रदायिक दंगे तो समाज के लिए नासूर हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही तो है कि सब समझते हुए भी हिंदुस्तान में इन दंगों का बेरहम सिलसिला चल निकला, अभी भी चल रहा है, जहां चंद स्वार्थी लोग मौतों की आंच से भी अपने हाथ ताप लेते हैं। और ये हम नहीं बल्कि लोकसभा में पेश किए गए दंगों से जुड़े आंकड़े कह रहे हैं। लगाया था जो उसने पेड़ कभी, अब वो फल देने लगा है। मुबारक हो हिंदुस्तान में अफवाहों पर भी अब कत्ल होने लगा है। जी हाँ, हिंदुस्तान में अब अफवाहों पर भी कत्ल होने लगा है। अमन वाले मुल्क के दामन में दंगे के दाग गहरे होने लगे हैं। शांति के टापू कहे जाने वाले सूबों और शहरों को भी सियासत की बुरी नजर लग गई है। यहाँ तक कि देश का दिल माने जाने वाला मध्य प्रदेश भी दंगों के दंश से अछूता नहीं है। देश में हर तरफ हिंसा की आग धधक रही है। सांप्रदायिकता की सियासत में जख्मी जनता सिसक रही है, लेकिन दंगों की छांव में सियासत की कांव-कांव और बीफ जैसे बेफुजूल मुद्दे पर भी बेमतलब की राजनीति जारी है, जिसकी तस्दीक लोकसभा में पेश किए गए 2010 से 2014 तक के आंकड़े भी करते हैं, जिसके मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश कहीं आगे रहा है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार ने यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है, तो मध्य प्रदेश भी इस सूची में तीसरे पायदान पर जमा नजर आ रहा है। सांप्रदायिक हिंसा के 5 राज्यों के आंकड़े: उत्तर प्रदेश 703, महाराष्ट्र 484, मध्य प्रदेश 416, कर्नाटक 356, गुजरात 305। सांप्रदायिक हिंसा में मौत: उत्तर प्रदेश 176, महाराष्ट्र 70, मध्य प्रदेश 68, राजस्थान 48, गुजरात 34। सांप्रदायिक हिंसा में घायल: उत्तर प्रदेश 2007, महाराष्ट्र 1462, कर्नाटक 1044, मध्य प्रदेश 1027, बिहार 1004। ये आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े हैं। 2010 से 2014 के ये आंकड़े हैं। देखिए, आप प्रदेश की बात मत करिए, समूचा देश की स्थिति आज की तारीख में है। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, इस देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण, इस देश की गंगे जमनी संस्कृति को नष्ट करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये प्रदेश और पूरा देश जानता है। मैं बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में अगर अमन चैन नहीं होता, हम तीसरी बार सरकार कैसे बनाते हैं? हमारे सैकड़ों कारपोरेटेड है, जो हमारे नीचे तक हमारे जनप्रतिनिधि है। जितने बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो मुस्लिम बहुल है, उस पर हम जीतते हैं। मुसलमानों का विश्वास और नेता कोई अगर है वो शिवराज सिंह चौहान है। इसके बाद कोई सांप्रदायिक दंगों की और इस किस्म के हम पे आरोप लगाते हैं, तो वो तो एकदम निराधार बातें हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान का सीना सांप्रदायिकता की आग में छलनी हो रहा है, क्योंकि बंटवारा या विभाजन सिर्फ किसी सीमा या सरहद का नहीं होता। विभाजन तो लोगों की भावनाओं का भी होता है। वैसे भी शायद ही कोई संस्कृति और सभ्यता गाय की जान बचाने के लिए मनुष्य की जान लेने की अनुमति देती होगी। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या राजनीति की वजह से मिट रही है हमारी सहिष्णुता? क्या सिर्फ सियासत का खेल है सांप्रदायिकता? क्या सांप्रदायिकता की आग में नफरत का घी डाल माहौल गर्म कर रहे हैं सियासतदान? क्या सोशल मीडिया की वजह से भारत में फैल रही है आंतरिक अशांति और अराजकता? समाज में समुदायों के बीच बढ़ती नफरत की खाई की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक सच ये भी है
कि अब दंगों के बीज मिटाने की दवा और मजहबी हिंसा का मरहम मिलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तय भी तो हमें ही करना है कि हिंदुस्तान को हमेशा आपस में लड़ना है या गरीबी से। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला। तो पिछले दिनों देश और प्रदेश में हुई कुछ घटनाओं ने वाकई कई सुलगते सवाल पैदा कर दिए हैं कि जब सांप्रदायिकता की आग में झुलसने लगे हिंदुस्तान, सियासतदान दंगों को बना ले वोट बैंक साधने का हथियार और समाज में दरकने लगे भरोसे और भाईचारे की बुनियाद, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठते हैं। क्यों लगातार कमजोर पड़ रही है धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद? शिक्षा और जीवन स्तर सुधारने के बावजूद क्यों नहीं बदल रही समाज की सोच? क्या सियासी नफा नुकसान के लिए भड़काई जाती हैं लोगों की भावनाएं? और इस मुद्दे पर, इस गंभीर मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से बात रखेंगे पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता मंच के LS हरदेनिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी भी आज इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हरदेनिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपने इतना लंबा दौर देखा, कई दशक की राजनीति देखी है, बुरे दौर भी देखे हैं जब देश में हिंसक घटनाएं हुई हैं। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष देश इसे माना गया, संविधान में बाकायदा इसका जिक्र किया गया। साथ ही ये कहा गया कि ना धर्मों में कोई भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा। इसके बावजूद आज भी वो भाईचारा कैसे अचानक एक छोटी सी घटना से खत्म हो जाता है, टूट जाता है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जो एक गली, जो एक मोहल्ले में रहते हैं, वो एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं। कहाँ है इस समस्या की जड़? देखिए, मेरी एक मान्यता है और ये मान्यता ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है कि यदि मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है तो सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होंगी, चालू जल्दी हो जाएंगी। इसी तरह यदि कलेक्टर और SP की प्रतिबद्धता है तो दंगे नहीं होंगे। मैं इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि जब पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सांप्रदायिक दंगों के बारे में आपका नज़रिया क्या रहेगा। उस समय अंग्रेजी में बातें होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो पंडित मिश्र को तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में असाधारण अधिकार था। तो उन्होंने कहा कि राइट्स विल टेक प्लेस वेन एवर आई डिजायर देम। दंगे उस समय होंगे जब मैं चाहूँगा, और उनके 4 वर्ष के कार्यकाल में एक भी नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भोपाल के इतिहास का पहला दंगा हुआ। उसके पहले भोपाल में दंगा नहीं हुआ है? नहीं, दंगा नहीं हुए थे, छोटी सी घटनाएं होती थी, कोई मौत नहीं हुई थी। बिल्कुल मुझे मालूम, क्योंकि मैं भी भोपाल में निवास कर रहा हूँ सन 98 से। जी जी। उसके विपरीत इंदौर में, जो कि भोपाल से ज़्यादा सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है, वहाँ 92 के डिमोलिशन के बाद बाबरी मस्जिद सारा देश धू धू करके जल रहा था। इंदौर में एक घटना नहीं हुई। कारण वहाँ पर एक बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली कमिश्नर थे विजय सिंह। उन्होंने इतने प्रिकॉशन लिए, 3-4 दिन पहले से हथियार जब्त करवा लिए लोगों के, आने जाने लोगों का, बस से, ट्रेन से। तो ये मेरी मान्यता है कि यदि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और मुख्यमंत्री का आदेश क्लियर है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा यदि तेरे जिले में सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो चालू हो सकता है। लेकिन चालू तो कोई भी सिरफड़ा कर सकता है, पर उसमें कंट्रोल पाने में जो दक्षता की आवश्यकता है वो अभाव है। और आप ये समझिए कि
जहाँ की आप नाम ले रहे हैं यूपी का वो गाँव, वहाँ पर एक केंद्र के मंत्री और एक राज्य के विधायक 140 धारा लगे हुए भाषण देते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इससे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति और क्या हो सकती है। तो इसके पहले राजनीति तो रहती है, पर इन राजनीतिक षड्यंत्रों को प्रशासनिक क्षमता के द्वारा दबाया जा सकता है, ये मेरी मानता है। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि इसका जो उद्गम स्थल होता है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। पंकज जी, रजनीश जी, आप दोनों के पास होंगे, लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं हरदिने साहब की। उन्होंने कहा कि दंगा चालू हो जाता है, रोकने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की थी। राजेश जी, आपसे समझना चाहूंगा कि हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारे ही अखबार भरे रहते हैं, हम ही खबरें दिखाते हैं अपने चैनलों पर कि कहीं मुसलमान के लिए यूँ कहे कि हिंदू रोज़ा रखता है तो कहीं मुसलमान किसी मंदिर में सेवा करता है। ऐसी धार्मिक जो एकता की मिसालें कई बार हम अपनी खबरों में दिखाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को हम बढ़ाने की बात करते हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों का दिमाग बदल जाता है। इनके दिमाग पर कौन हावी हो जाता है, कैसे लोगों की मानसिकता बदल जाती है, ये समाज किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जो मोटे तौर पर हरदिनिया जी ने जो बात कही है, बिल्कुल उन्होंने सार तत्व तो आपके सामने रख दिया। हकीकत यही है कि राइट दो तरह के, एक तो राइट होना, वो तो सिरफिरे जो है और मनचले जो लोग हैं वो हर कौम में है, हर मजहब में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक छूटा है, प्रोवोकेशन कहीं ना कहीं से होता है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस रखना, उस पर नज़र रखना, कड़ी नज़र, और नियंत्रण करने की कोशिश करना। और अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसके लिए फिर एकदम तुरंत एक्शन करना, ये पुलिस का सिद्धांत होता है और होना चाहिए, मान्य सिद्धांत है। अगर राइट को आपने तुरंत इमीडिएट एक्शन के साथ में आपने कवर अप कर लिया तो आगे फ्लेयर अप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने, प्रशासन ने और पुलिस ने उसके लेके थोड़ा ढिलमुलपन दिखाया है तो वो फिर फ्लेयर अप होता रहता है। भोपाल में यही हुआ था, बिल्कुल सही बात कही हरदिनिया जी ने। यहाँ ढुलमुलपन हुआ, प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं, रोकथामी उपाय नहीं किए गए, और उसके बाद में जब वो एक बार फ्लेयर अप हो गया तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि मॉब साइकोलॉजी जो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। और किसी भी अच्छे प्रशासक को, चाहे वो पुलिस में हो या कलेक्टर हो, उसको मॉब साइकोलॉजी की स्टडी होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर राजेश जी हो क्या रहा है? अगर कोई घटना होती है तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं काबू करते? क्या राजनेता या वहाँ की सरकार क्या उसको भड़काने में मदद करती, सहयोग करती है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री रहते हुए, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं पर दंगों के लिए प्रवोक करे, कभी नहीं करता। कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं करता किसी पर भी। इवन मैं आपको कहूँगा नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं किया, या राजीव गांधी पर जैसे आरोप लगे थे इंदिरा जी के बाद, मैं उनको भी नहीं मानता कि उन्होंने करा होगा। ये होता है क्योंकि जो भी आदमी जब एक बड़ी पोस्ट पर बैठा होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके इलाके में, उसके राज्य में, उसके राष्ट्र में अमन शांति रहे। ठीक है। लेकिन जो सिरफिरे तत्व, कई बार क्या होती है कि आपकी थोड़ी भी कमजोरी दिखे, आपकी इच्छा शक्ति में थोड़ा सा भी कमी, जैसा हरदिनिया जी इशारा कर रहे थे, तब फिर वो जो है वो चीजें होती हैं। और ये संदेश जो है, संकेत जब प्रशासनिक तंत्र पर चले जाते हैं कि राजनीतिक तंत्र जो है इसमें थोड़ा सा लीनियंसी बरत रहा है, तब चीजें जरूर बढ़ती हैं। लेकिन मेरी मान्यता है कि कोई भी स्टेट हेड जो है वो कभी नहीं चाहता है, कोई नेशनल हेड भी नहीं चाहता है कि कभी दंगे हो, और दंगा चंद सिरफिरे लोगों की बातें हैं। सवाल बस इतना आता है कि आपका प्रशासनिक तंत्र और पुलिस का तंत्र जो है वो कितना, उसका सूचना तंत्र कितना तगड़ा है, और दूसरा उसका एक्शन का तंत्र कितना तगड़ा है। मैं आपको सही बात बोले थे हरदिनिया जी के इंदौर में नहीं हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ उस समय राजगढ़ में जो अभी ये एडीजी इंटेलिजेंस है सरबजीत सिंह, ये वहाँ पर राजगढ़ एसपी थे, कोई दंगा नहीं हुआ। जबकि राजगढ़ वन ऑफ द मोस्ट कम्युनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, सीहोर, वहाँ नहीं हुआ। सागर, जहाँ पर की उनको लाग फैली हुई थी, वहाँ संजय चौधरी एसपी हुआ करते थे, वो रात भर वो कटरा मस्जिद के पास में, वहाँ पर चौकी थी, कटरा मस्जिद चौकी, वहाँ पर रात भर लक्कड़ डाल के बैठे रहे और अलाव तापते रहे, नहीं होने दिया। और ऐसे कई जिलों में नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा पुलिस की ढील होती है वहाँ दंगे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में राजनेताओं की क्या भूमिका हो जाती है? उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वो शांति की बात करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे जहरीले बयान दिए जाते हैं, ऐसे जहरीले बयान दिए जाते हैं साहब कि एक घटना कहीं की भी हो, जवाब आप इन्हीं राजनेताओं से लेते हैं। हम सबसे पहले रजनीश जी आप ही की बात करते हैं। ये बड़ा हवा मचा जब मोदी सरकार आई थी कि अब देश में ऐसा होगा वैसा होगा,
कुछ चंद घटनाएं, हालांकि मोदी काफी समय तक इस पूरे मामले पर, दादरी घटना की हम बात करें, चुप्पी साधे रहे, उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरी बात मत सुनिए, शांति रखिए और राष्ट्रपति की बात मानिए। लेकिन ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं? क्या सियासी नफे नुकसान के लिए ऐसी चंद घटनाओं को और हवा दी जाती है और फूंक मारी जाती है कि और आग लगे और बस्तियां जले और लोगों का नुकसान हो? तमाम ने, में किसी एक पार्टी, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, सपा भी उसमें शामिल है, असुद्दीन की पार्टी भी उसमें शामिल है, उधर पश्चिम बंगाल में भी कोई कमी नहीं रखी। इस तरह की घटनाओं को कोई दल इसमें अछूता नहीं जिन्होंने इन जलती चिताओं पर रोटी सेकने में कसर बाकी रखी हो। लेकिन क्यों इस तरह की हरकतें करते नेता? देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात आदरणीय हरदनिया जी ने कही कि अगर प्रशासन ना चाहे, कलेक्टर एसपी ना चाहे, उस राज्य का मुख्यमंत्री ना चाहे, तो दंगा शुरू तो हो सकता है, कुछ घटना शुरू तो हो सकती है, पर दंगा का स्वरूप नहीं ले सकती, दंगा भड़क नहीं सकता। और बहुत स्वाभाविक बात है, ऐसी पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है, मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति विश्वास अल्पसंख्यकों का भी बड़ा है और बहुसंख्यकों का भी बड़ा है। इस प्रकार की घटना कहीं शुरू हुई होगी, तनाव कहीं बना होगा, लेकिन वो दंगा का स्वरूप, जिसे दंगा कहा जाता है, वो नहीं ले पाया। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो राजनीति शुरू होती है ना, वो मीडिया का विश्लेषण शुरू होता है, बड़ा विचित्र हो जाता है। ये बहुत तथ्यपरक बात आदरणीय हरदनिया जी ने डीपी मिश्रा जी के उदाहरण के साथ में कही। अब बात करते करते यूपी की, कि यूपी का कलेक्टर, एसपी उस दादरी की घटना को लेके या मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से वहां नियंत्रण कर सकता था, उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम पहुंच गए मोदी के शासन पर, मोदी पर आरोप लगाने कि मोदी ने क्यों नहीं ऐसा बोला। तो ये जो विश्लेषण करते समय अगर हम तथ्यपरक विश्लेषण करें, और थोड़ी सी मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं के मद्देनजर हम भी अपनी भूमिका ठीक निभाएं, तो मुझे लगता नहीं है कि सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनका समाधान नहीं हो। एक बात। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं आप, ये बोल वचनों की, किसने क्या बोला, यहां से बोला या वहां से बोला, हम उसको महत्व क्यों दें? हम क्यों बार बार उसी बयान को दिखाएं? हम दिखाते हैं, हम चलाते हैं, हम छापते हैं, इसीलिए वो बार बार उस लालसा में आगे बढ़ते हैं। अगर वो कोई इस प्रकार की बात रख रहे हैं, समाज में उसके कारण द्वेष फैल रहा है, घृणा भर रही है, नफरत भर रही है, तो मुझे लगता है उनको रोका जाने की जिम्मेदारी केवल राजनेताओं की नहीं, प्रशासन की नहीं, मीडिया की भी बनती है, समाज की भी बनती है। मुझे लगता है एक बात ये भी समझना पड़ेगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति में एक घटना को संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी केवल नहीं है, वो तमाम विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा किया। अभियाल आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बयान दे, जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में सांप्रदायिक घटना बढ़ी। मैं पूरे घटना का लोकसभा में दिए गए भी, जिनको आपने यहाँ विश्लेषण किया है, घटनाओं का जिक्र किया है, मैं कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में बता सकता हूं। नंबर 1 पर कांग्रेस शासित राज्य, नंबर 2 पर कांग्रेस शासित राज्य, नंबर 3 पर कांग्रेस शासित राज्य या गैर बीजेपी राज्य। भैया मुख्यमंत्री वहां कांग्रेस का या गैर भाजपा का, वहां का कलेक्टर एसपी उसके अधीन काम करता है, वहां भाजपा तो नहीं आई। वो कानून और व्यवस्था संभालने का जिम्मा भी वहां के राज्य का। रजनी जी, दिक्कत यहाँ पर यह है, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तथ्यपरक विश्लेषण करिए। आदरणीय हरदनिया जी ने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की, हम उस पर जिम्मेदारी डाल के बात आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया विश्लेषण करने लग। भाई, जब दंगों की पड़ताल होती तो वहाँ किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर निकलता है, पर करिए, वहाँ के कलेक्टर पर करिए, वहाँ के एसपी पर करिए। मोदी जी ने बयान नहीं दिया। सिवनी के बरघाट में चंद दिन पहले 5 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू लगना वहाँ पर कौन निकला? सुनो, उसके बाद दूसरी हस्तक्षेप करना चाहूंगा जी कि मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री हर विषय पे बोले, परंतु प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और ना तो उनको अमित शाह जी चुप होने को बोल रहे हैं, ना उस प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा है। आप सुनिए कि वो जो साक्षी महाराज जी हैं, उनने क्या कहा, पढ़िए तो उनने कितनी भड़काने वाली बात की। यदि मैं पार्टी का अध्यक्ष होता तो तुरंत उनको एक्सपेल कर। बिल्कुल रजनीश जी, साक्षी महाराज क्या कहते हैं, साध्वी निरंजन वो जो एक महिला है वो अपने आप को बयान देते हैं। महेश मिश्रा कहते हैं कि एक छोटी सी घटना।
नहीं अभी और यूपी की छोड़ दें बात, हमने मध्य प्रदेश की बात की कि यहाँ भी कई बार ऐसे तनाव के हालात बने। अगर मुझे लगता है आपको अब चर्चा बयानों पर करना है तो हम बयानों पर शुरू हो जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये है रजनीश जी की ऐसी घटना क्यों जन्म लेती है, वो तनाव क्यों बढ़ता है, उस तनाव के पीछे लोग कौन होते हैं, उसको बढ़ने क्यों दिया जाता है, उसको रोका क्यों नहीं जाता है, घटना घटने के बाद में भी एक गाँव राजनीति का अखाड़ा बन जाता है, उसे क्यों बनने दिया जाता है। बिल्कुल, और अगर ये जिम्मेदारी कलेक्टर एसपी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, तो उसकी तरफ उंगली क्यों नहीं उठाई जाती? यही जब आप उत्तर प्रदेश के सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो टारगेट करके केवल टारगेट करके मोदी जी मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हुई उसके लिए फिर आप इसे जिम्मेदार मुझे लगता है दिक्कत का कारण है। मैं मोदी जी को बिल्कुल जिम्मेदार इस मामले में नहीं मानूंगा, परंतु ये जरूर बात है, आप जो कह रहे तुरंत वहां के कलेक्टर ने कही, मंदिर में लोग इकट्ठे हैं, मंदिर में घोषणा होती है कि अखलाक मियाँ के घर पे गौमांस रखा हुआ है, छोटा सा गांव, 2 पुलिस भी नहीं, 200 लोग इकट्ठे होते हैं, अखलाक मियाँ को खींच के मार डालते हैं। किसने बताया था कि गौमांस है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं? हरदेने साहब आपको रोकना चाहूंगा, हम आज सिर्फ उस घटना पर हम लेकर के चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि इस घटनाओं को लेकर हम और चर्चा करें, क्योंकि तमाम लोग करते होंगे इस तरह की खुली चर्चा, हम नहीं चाहते कि लोगों की भावना आहत हो। पंकज जी आपके पास, उसके पहले एक दर्शक बहुत देर से हमारे साथ में, इरशाद साहब, और यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि सभ्य संयम तरीके से अपनी बात रखें, अपना सवाल जरूर पूछें जो भी आपके मन में, लेकिन यहाँ पर किसी की भावना आहत ना हो, इसका बिल्कुल ख्याल रखें। इरशाद साहब अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है रजनीश जी से है सर, कि जो साक्षी महाराज जी है, जो सांसद है, पब्लिक प्रतिनिधि हैं, और भी इनके कई सांसद ऐसे हैं जो मुसलमानों के बारे में डायरेक्ट उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो इनके खिलाफ इनकी पार्टी अगर शुद्ध साफ है तो कार्रवाई क्यों? बिल्कुल, चलिए आपकी बात है कि इस तरह के कई और सवाल आएंगे। पंकज जी, 2 पार्टियां, आपके भी नेता पीछे नहीं रहे। दिग्विजय सिंह साहब ने जब दिल्ली में बाटला हाउस कांड हुआ तो क्या क्या नहीं किया, अफजल गुरु को फांसी दी गई तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने भी कौन सी कसर बाकी रखी साहब कि वैमनस्य से फैले, अरे गुनहगार था उसको फांसी, तो इसमें इस तरह की बयानबाजियों की क्या जरूरत थी? ये क्यों ना हम माने कि आप ही उद्गम स्थल हैं इस तरह की घटनाओं के? देखिए दीपेश जी, आप स्वतंत्र हैं अपना विश्लेषण करने के लिए, उद्गम स्थल निर्धारित करने के लिए, पर पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस पार्टी की देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने में और स्थापित करने में क्या भूमिका है। मुझे लगता है कि हम जिस संदर्भ में चर्चा करें उस संदर्भ की बात की जाए तो मैं हरदनिया साहब से थोड़ा सा सहमत हूं कि मैं मोदी जी को इसलिए जवाबदार मानता हूं क्योंकि शुरुआत वहां से हुई है। मोदी साहब को बने तकरीबन 1.5 साल हो गए, लव जिहाद, घर वापसी, धर्मांतरण का मामला हो, रामजादे वाला शब्द हो, उसके बाद उसका दूसरा शब्द हो, तो सबसे बड़ी समस्या दीपेश जी वहां से उत्पन्न हुई कि जब साध्वी निरंजन ज्योति हों, साक्षी महाराज हों या योगी आदित्यनाथ हों, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था और उस कैडर के जो जिम्मेदार थे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी में हम माने या ना माने मोदी जी और अमित शाह के अलावा किसी तीसरे की नहीं चलती, और ये दोनों जिम्मेदार भी एक सरकार के प्रमुख हैं उस पार्टी से, एक पार्टी के प्रमुख हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां से बनी कि जब इन लोगों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश नहीं की गई, और वो कोशिश किस प्रकार से कि प्रधानमंत्री जी का मौन था, और भारतीय संस्कृति में मौन को स्वीकृति माना जाता है। अब वो स्वीकृति है नहीं, इस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मौन से ऐसी ताकतों को बल मिला कि यदि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो हरदिने साहब ने कहा कि अमित शाह साहब को भी कार्रवाई करनी चाहिए, पर मैं बड़ा जिम्मेदार मोदी साहब को मानता हूं क्योंकि मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। उससे मामला चलते चलते ये स्थिति आ गई कि लोगों में इतना साहस हो गया कि जिस घटना का हरदिने साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने ये स्वनिर्धारित कर लिया कि इसके घर पे गाय का मांस है किसी अन्य पशु के, और घटनाक्रम सामने। पंकज जी, हम फिर निवेदन करना चाहेंगे कि हम आज चर्चा ये नहीं कि उस दिन क्या हुआ था, वो बहुत गलत हुआ था, हम फिर कह रहे हैं आगे तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आगे तो बढ़ने दीजिए मुझे, मैंने तो चर्चा वहां से शुरुआत करी कि ये समस्या क्यों विकराल रूप लेती जा रही है, और मैं इसलिए मोदी जी को जिम्मेदार मानता हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी जिम्मेदार होती। दीपेश जी, डेमोक्रेसी में आजम खान भी रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव को लगाम मेरी बात तो सुनिए, सवाल समझता दीपेश जी कि आप बहुत उत्साही एंकर हैं, मेरा उत्तर पूरा सुनिए। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूं जो आप जिक्र कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, उसकी होती है जो इलेक्टेड है, वो अखिलेश यादव जी हों,
शिवराज सिंह चौहान साहब हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कांग्रेस का कोई राजनेता हो, तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आया है, जिसके पास अधिकार, विशेष अधिकार और शक्तियां हैं, जिनका जिक्र हरदिन साहब ने किया, कि वो चाहे तो चीजों को नियंत्रित कर सकता है। और दुर्भाग्य से मोदी जी की तरफ से, आदरणीय अमित शाह साहब की तरफ से अभी तक ऐसी कोई पहल होती नहीं दिखी। मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए कि किस अधिकारी के ऊपर, किस कलेक्टर के ऊपर काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बरघाट और सिवनी की जो घटनाएं होती हैं और मध्य प्रदेश में छुटपुट तनाव चलता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार की एक रिपोर्ट आई है, हमारे 51 में से लगभग 25 जिले संवेदनशील, जिसमें हमारी राजधानी भोपाल शामिल है। तो ये स्थापित करता है कि जब सरकार की रिपोर्ट इस तथ्य की तरफ इशारा करती है कि सांप्रदायिक तौर पर ये जिले संवेदनशील हैं, तो मामला गड़बड़ है। तो आग्रह सरकार से कि इसको कांग्रेस की आलोचना ना माने, ये स्वीकार करें कि हमको सौहार्द स्थापित करना है, तो मजबूत कदम उठाना हमारी पड़ेगा। कोशिश वो कलेक्टर की चाबी कसी जाए, एसपी साहब को टाइट किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम एक दर्शक का सवाल ले रहे थे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिलवानी से राघवेंद्र जी हमारे साथ में। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आपने बहुत अच्छे मार्मिक विषय पे विचार, मतलब ये भावनाएं लिए, विचार लिए हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि इंसान को इंसान की नजरों से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। इसके बाद में आदरणीय सिरोठिया जी से जानना चाहूंगा कि अगर हम परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सांप्रदायिक सद्भावना के, तो क्या इस तरह की घटनाएं रुक नहीं बिल्कुल, सकती? समाधान की भी हम बातचीत करेंगे। हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि संक्षेप में अपना सवाल करें। एक और दर्शक हमारे साथ में खुरई से, उमेश जी अपना सवाल कीजिए। उमेश जी जी अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछ रहा था, मोदी जी जिस तरह ये वक्तव्य दे रहे हैं चुनाव में, ये प्रधानमंत्री के पद पर ऐसी उनको शोभा देते हैं ऐसे बोलने से? नहीं, किसी बयान को लेकर आपको आपत्ति है? हाँ है ना जी, इसी प्रकार के जो बयान देते हैं, हाँ, तो ये गलत है कि नहीं? चलिए ठीक है, आप उनका जो उन्होंने जो भी कहा है उसको लेकर आप बात करें। दतिया से एक दर्शक है, मुकेश जी अपना सवाल कीजिए। मुकेश जी। हेलो जी मुकेश जी अपना सवाल कीजिए। मुकेश जी आप टीवी सेट की आवाज कम कर दीजिए, आप सवाल कीजिए अपना। उनसे संपर्क टूट गया। राजेश जी आप कहना जवाब देना चाह रहे थे। जैसे राघवेंद्र ने कहा कि परिवार से संस्कार अच्छे देना चाहिए, ये जो कम्युनल एटमॉस्फेयर बनता है, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये परिवार ही नहीं है, परिवार है, समाज है, सरकारें हैं और राजनीतिक दल हैं। ये समस्या जो है, जो किसी के नरेंद्र मोदी की या किसी एक आजम खान की पार्टी की, ऐसा नहीं है। इसमें सारे राजनीतिक दल शरीके जुर्म है, सभी सिरे से सब सारे लोगों को। और इसमें सबसे बड़ी जो सियासत जो हुई है वो ये हुआ कि पहले हम एक राष्ट्रभक्ति को लेके हमने देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभाव को लेके हमने सरकारें चलाई। बाद में हमने देखा कि नहीं, इसका थोड़ा सा फायदा नहीं हो रहा है, तो हमने उसको कम्युनल देना शुरू किया। जब देखा कि कम्युनल वाला एंगल जो है वो दूसरी पार्टियों को फायदा करने लगा, तो हम फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर गए। तो जो कम्युनल बेस्ड जिनको फायदा हुआ था, उनने देखा कि कास्ट को काउंटर करना है तो कम्युनल उस पर चले आए। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेते हुए इस मौके पर, और इस तरह की चीज़ों को राजनीति का अंग नहीं बनाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर कम्युनलिज्म जो हो रहा है वो कास्टिज्म और दोनों का एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ये जहां एक आदमी जब पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस पर, कास्ट और क्रीड के आधार पर लोगों को जो एक अपने पक्ष में करती है, पोलराइज करती है, तो उसकी जगह कम्युनलाइज करके उस कास्ट के पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। राजेश जी, ये राजनेता तो करेंगे ही ना, सियासी फायदे के लिए तो करेंगे ही। चुनाव के पहले जब चुनाव आते किसी राज्य में, वहां पर इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती है, उसका फायदा हो नुकसान हो वो अलग बात है, ये तो करेंगे। लेकिन कमी कहाँ हो रही है? समाज के लोग जो पढ़े लिखे युवा, वो भी इस तरह की हरकतों में शामिल हो जाते हैं। देखिए युवा जो है, युवा शक्ति जो होती है ना, उसमें जोश बहुत होता है, लेकिन होश की कमी होती है। और जब आदमियों को मजहबी भावनाओं पे और धार्मिक भावनाओं के आधार पर भड़काया जाता है, और देश में गरीबी है, कंगाली है, बेरोजगारी है, ये सारे फैक्टर जब खड़े होते हैं, तो लोग जो है सिर पे कफन बांध के निकल पड़ते हैं। और उनको पता नहीं होता कि वो कत्ल किसका करने जा रहे हैं। तो किसी इंसान का कत्ल नहीं कर रहे, इंसानियत को कत्ल करने जा रहे हैं।
तो ये चीजें सब बहुत सारी देखने की, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इसको पॉलिटिकली ये नहीं देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी या किसी एक को नहीं कह रहे। अब आप अगर इस सब चीजों की बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनका जो इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद कौन सा दंगा हुआ गुजरात में, आप बताइए। और दूसरी बात ये कि यूपी के दंगे के लिए हम नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को कैसे आलोचना कर सकते हैं, जबकि कानून व्यवस्था जो स्टेट मैटर है, स्टेट का विषय है, राज्य केंद्र का विषय नहीं है। हम देखिए हम लेकिन चूंकि कांग्रेस के टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मोदी रहना है, तो वो मोदी के ही नाम उठा रहे हैं। फिर ये सवाल फिर बीजेपी को बल मिलता है और फिर इस तरह की और उनके नेता दीपेश जी फिर कोई सवाल ये भी करेगा कि भैया सिख दंगे किसने कराए, फिर कोई कहेगा शाहबानो केस को वही प्याज के छिलके निकलने लगते हैं अयोध्या के दरवाजे खुलवाए 1947 में। लेकिन हम यही नहीं चाहते, हम यही तो कहते हैं कि अयोध्या के दरवाजे किसने खुलवाए, ये भी आएगा। बिल्कुल, फिर उसके बाद में मंडल दोस्त हैं वो आज क्यों दोस्त क्यों नहीं? हरदेनी साहब बिल्कुल आपके पास यही सवाल लेकर के आ रहा हूं मैं कि नेता तो चाहते हैं कि हम धर्म और मजहब में बढ़ जाएं, वो तो चाहते हैं कि हम गाय और बकरे पर लड़ाई करें, वो तो चाहते हैं कि हम जात पात पर लड़ाई करें, लेकिन ये सपोर्ट कैसे मिल जाता है? ये कहां हमारी शिक्षा पद्धति में क्या कोई कमी, हमारे संस्कारों में कोई कमी है जो इस तरह की आग तेजी से फैलने लगती है? यदि आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज संगठन हैं जो दिन रात इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, सामाजिक समरसता को तोड़ मरोड़ कर, जैसे बहुत बड़े पैमाने पर ये कहा जाता है कि मुसलमान इस देश के प्रति वफादार नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, जब सन 65 का हो रहा था, जब हमारे जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, तो उनके बारे में ये अफवाह फैलाई गई कि राष्ट्रपति भवन से मैसेज जाते हैं। अच्छा, तो जो एक तो 2-3 चीज़ें अभी मैं समझता हूँ कि जो की जाए तो शायद सांप्रदायिक घटना ना हो। पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर है हमारे देश में, और गुप्त जो जैसे हम इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं पुलिस की, वो सजग रहे। दूसरा, मीडिया ना भड़काए। मुझे भोपाल में याद है कि किस ढंग से मीडिया ने भोपाल में दंगे को भड़काया था। तीसरा ये है कि जब भी दंगे होते हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो घर के भीतर घुस जाते हैं। मैं आपको क्यों नहीं सड़क पर निकलते? हम लोगों का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, हमारे साथियों का अनुभव है कि जब भोपाल में दंगा हुआ तो हम लोग रात भर सड़कों पर घूमते थे, मैं आपको बोलता हूँ, और कई घटनाएं हमने रोकी हैं। कई लोगों के घर जलते हम रोके हैं, कई लोगों की हत्याएं होती रोकी हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं कि हम सांप्रदायिकता को फैलाएं ना, एक दूसरे के ऊपर संदेह की उंगली ना उठाएं, इंटेलिजेंस को मजबूत करें, प्रशासन को ये ऑटोनॉमी दें, कलेक्टर और एसपी को, कि तुमको जो उचित लगे उसके लिए करो। आजकल एसपी और कलेक्टर साहब छोटी छोटी घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री से गाइडेंस चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे यदि प्रकाशन ले। बिल्कुल, रजनीश से इसका जवाब लेंगे हम। इच्छावर से एक दर्शक है हमारे साथ में। धनराज जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है, सारी राजनीतिक पार्टी भारत की ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती कि इसमें के कोई काम हो ही नहीं और देश हित में काम हो? सिर्फ जितने कर रहे नियम बनाना चाहिए कि जो अपराध करे उसे फांसी होना चाहिए उसी के एरिए में 3 दिनों के अंदर। चलिए, एक दर्शक है हमारे साथ में सागर से। उमेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए उमेश जी। हाँ जी, मैं पंकज जी से पूछना चाह रहा था। हाँ। पंकज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि कांग्रेस शासन काल में जो दंगे होते थे उसके लिए क्या उनके प्रधानमंत्री जवाबदार होते थे क्या, जो आज बात बात में मोदी जी को जवाबदारी ठहराई जाती है? बस हो गया आपका सवाल। अजी उमेश, पंकज जी अपना जवाब दीजिए। मैं पहले देखिए बात उठी थी, मैं क्षमा जवाब ले लेते पंकज जी से, फिर नहीं, इसी से जुड़ा हुआ है, मैं वही बात आगे बढ़ा रहा हूँ। क्षमा करिएगा पंकज जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक जो राजनीति खड़ी हुई मोदी जी के आने के बाद में, मोदी जी मई 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि विकास और सुशासन को लेके हमें तेज गति से काम करना है। तो तमाम विपक्षी दल ने जहां कोई छोटी मोटी घटना, सांप्रदायिक घटना स्वरूप लेने लगी, आकार लेने लगी, भले ही वो विषय वहां के टीआई का होगा, एसपी का होगा, कलेक्टर का होगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री का होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था उस राज्य का विषय होता है, लेकिन
उस घटना को लेके नरेंद्र मोदी को जवाब दे के इनके कारण ये घटना घड़ी। मैं केवल आपके सामने, आपने बड़े बड़े आंकड़े रखे ना, मैं उस पर कोई आक्षेप खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन वो किस रिसर्च संस्था के हैं उसका नाम भी मैं बता देता हूं आपको। लोकसभा में पेश किए गए, बिल्कुल नहीं, लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े हैं कि नहीं वो आप बताइए। आप देखिए, इंडिया स्पेंड की रिसर्च के तहत आपने ये आंकड़े जारी किए हैं। मैं 3 दिसंबर 2014 को जो लोकसभा में आंकड़े रखे गए उनकी बात कर रहा हूं। उस समय तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, अक्टूबर 2014 तक के आंकड़े थे। यूपी नंबर 1 129 घटनाएं घटी, महाराष्ट्र में 82 घटनाएं घटी, कर्नाटक में 68 घटनाएं घटी नंबर 3, और राजस्थान में 61 घटनाएं घटी। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि उस समय सरकारें यहां किन की थी, केंद्र में सरकार उस समय किन की थी। हम तो बहुत समय आए, उस समय तो ये बयान भी नहीं आए थे किसी के, अगर बयानों के कारण आप बात करें। मैं वही बात कर रहा हूं, अगर दंगा सांप्रदायिक घटनाएं रोकना है तो हमें वस्तुपरक विश्लेषण करना पड़ेगा, और ऐसी भावनाओं को, नफरत की भावनाओं को जगह ना मिल पाए, इसलिए वहीं थामना होगा। और उनकी जिम्मेदारी भी, जैसा कि हरदनिया जी कह रहे हैं, कि वहां के जो प्रशासन है उसकी तय करना पड़ेगी। ये जो राजनीति खड़ी करने की कोशिश होती है हर बात में, मोदी जी, दादरी में मोदी जी, यहाँ मोदी जी, वहां मोदी जी, मुझे लगता है इससे बचा जाना समय हम सभी को देना चाहेंगे। पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए उमेश जी, मुझे लगता है, देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि हमारे जो साथी थे उमेश जी, वो शायद मेरा आशय नहीं समझ पाए। मेरे मित्र रजनीश जी भी उसी प्रकार का जिक्र कर रहे हैं। मैंने या कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के समय जो भी कुछ हुआ, तो मैं चाहे जगदीश शेट्टर साहब की बात कर लीजिए या सज्जन सिंह जी की बात कर लीजिए, इन सब लोगों को कानूनी प्रक्रिया के अलावा पार्टी के स्तर पर भी जो संभव हो सकता तो काम किया। इनमें से कई लोग अब न्यायिक प्रक्रिया के बाद बरी हो गए। तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि यदि आपकी पार्टी का बड़ा नेता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए इस प्रकार का वक्तव्य दे और आप उसको अगुवाई करते नजर आए, तो निश्चित तौर पर उमेश जी सवाल उठेंगे। और इसके लिए मोदी जी से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टी से जुड़े कई संगठन ऐसे हैं जो इस प्रकार की आवाज करते रहते। तो इसलिए मोदी जी की जवाबदारी बनती है कि वो स्पष्ट करें कि वो विकास की एजेंडे पर है या विनाश के एजेंडे पर है। क्योंकि जो प्रक्रिया, जिस प्रकार का वातावरण धीरे धीरे आज जो बॉम्बे, मेरी टिप्पणी पूरी हो जाती है जी, मेरी टिप्पणी पूरी हो जाए, आग्रह कि आज जो मुंबई में हुआ या जिस प्रकार से साहित्य अकादमी के लोग अपने अवार्ड लौटा रहे हैं, वो इस बात को स्थापित करता है कि देश का बहुसंख्यक वर्ग आज भी धर्म का सम्मान करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो भारत के संविधान में लिखा है उसका पालन करना चाहता है। फिर आपके मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? किसने आप मेरी बात सुनिए, मनमोहन सिंह साहब ने, वही तो बात, मेरा उत्तर सुन लीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आप वही की भेदभाव करते हैं। दीपेश जी, आप, फिर मैं वही कहूंगा कि आप इसको अपने नजरिए से देखें, कोई ऐतराज नहीं मुझे, पर जब देश में अल्पसंख्यकों की आजादी, हमारे देश की आजादी के 7 दशक के बाद भी तमाम कोशिशों के बाद यदि वो स्थिति नहीं बन पाती है और यदि देश का प्रधानमंत्री उनके संसाधनों में से कुछ हिस्सा उनको देना चाहता है तो आपत्ति क्या? और ये नहीं लगाते मेरा उत्तर पूरा हो उसकी भावनाएं, मेरा उत्तर, भावनाएं खिलाफ नहीं होती। जो भावनाएं भड़काने वाले लोग हैं वो बयान लेकर जाते हैं कि उसका गुस्सा सोशल मीडिया पर उतरता है। मेरे सुनी तो, जो लोग भड़काना चाहते हैं वो लेकर, देखिए मनमोहन सिंह जी हैं, सब मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब अल्पसंख्यक में तो सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पर अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान मानने की जो धारणा है वो कौन चलाता है उस पर नहीं जाऊंगा मैं। इसीलिए चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी समझे और बात करें। बिल्कुल ठीक है, सबसे बात करें। रजनीश जी, एक मिनट, जो दीपेश जी मैंने आंकड़े दिए थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। उनके समय में मैंने कहा अगर राज्य का कानून व्यवस्था मसला होता, किसने रोका था? इन नेताओं के बयान भी नहीं आए थे, क्यों दंगे भड़के? मैं जगदीश टाइटलर की और सज्जन वर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, उसके बारे में जवाब देना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, उसके बाद में भी आंकड़े की बात करना हो जो लोकसभा में दिए गए, और जो राज्य खुद आंकड़े बेचते हैं, मैं उनकी बात में आगे बाजीगरी में नहीं, इसलिए अगर आंकड़ों की बाजीगरी शुरू की देती हम ये कह रहे हैं कि दूसरे बात समझना पड़ेगा, ये जो मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर ध्रुवीकरण की राजनीति चलाना चाहते हैं और वो विकास के एजेंडा को भटकाना चाहते हैं, वो तथ्यपरक बात क्यों नहीं करते? उनके पास ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में उदयपुरा से, एक दर्शक हमने आंकड़े नहीं बनाए, उस राज्य की सरकार ने आंकड़े दिए हैं। रजनीश जी आपकी बात हो गई। पंकज जी आता हूं आपके पास में, एक दर्शक हमारे साथ में उदयपुरा से, देवेंद्र जी अपना सवाल कीजिए।
हाँ जी, प्रश्न मेरा हरदैनिया जी से ये है हाँ। कि आप जैसे अन्य और हमारे संरक्षक बुजुर्ग लोग जो आगे आगे सर्वधर्म संभाव को आगे बढ़ाएं तो शायद दंगे कहीं ना हो देश में। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे ये निवेदन है मेरा। और प्रश्न ये है कि और उन जैसे उनके साथी लोग क्या कर रहे हैं। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हरदैनिया जी ने किया है, पाकिस्तान भी गए हुए हैं पत्रकार के रूप में, तो उनसे ये निवेदन है कि वो इस दिशा में आगे कुछ करें। चलिए बिल्कुल। क्या क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे। रोज हम लोग अभी यहाँ आए हैं, उसके पहले ही हम मीटिंग करके आए कि भोपाल और मध्य प्रदेश में कैसे हम यूपी की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर विचार किया है हमने। उसके लिए हम नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं, कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं और 1 नवंबर को एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग तो इस काम में लगे रहते। पर मैं एक चीज़ बहुत कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज एक इफेक्टिव लीडर की है, प्रभावशाली लीडर की है। यद्यपि उनके प्रभावशाली होते हुए भी गुजरात में जो दंगा हुए उस समय वो भी मुख्यमंत्री थे और नहीं रोक पाए थे। तो एक अपेक्षा है स्ट्रॉन्ग लीडर की कि वो स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने देश को दें। जो बात आप राष्ट्रपति जी को बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी की बात सुनो, वही बात नरेंद्र मोदी जी पहले बोल सकते थे। स्टेट सब्जेक्ट है, पर स्टेट सब्जेक्ट के साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी देश में शांति और व्यवस्था बनाने की है। नरेंद्र मोदी यदि ये बोलते कि जो भी मेरा पार्टी का आदमी इस भाषा में बोलेगा जिसमें साक्षी जी बोल रहे हैं, मैं उसे पार्टी में नहीं रहने दूंगा, तो क्या किसी की हिम्मत थी कि बोल सके। फिर मैं तीसरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्यों नहीं पार्टी की मीटिंग इस सवाल पे बुलाई गई, क्यों नहीं डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाई गई। रोज इनके एमपी वो जो क्या नाम उनके गोरखपुर के हैं वो हैं आदित्यनाथ जी, माने रोज भड़काऊ वाली बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जिसमें 153A लगकर इनको तुरंत थाने में गिरफ्तार करना चाहिए। तो अपेक्षा है मोदी जी की, मोदी जी से अपेक्षा इसलिए है, हम मोदी जी से अपेक्षा इसलिए है क्योंकि आप सब लोग कहते हो कि बहुत ही बड़े इफेक्टिव लीडर हैं। तो इस तरह के इफेक्टिव लीडर पे जिसके होते हुए बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो यदि इस तरह की घटनाओं में छुप रहे हैं तो कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। कहा कि ये तो सियासी बयान है और इस तरह की तमाम कुछ सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो पूर्वाग्रह शायद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पाल रखा उससे उभरना नहीं चाहते। सिरोटी जी आपके पास आना चाहूंगा। आज मीडिया पहले बहुत सावधान रखता था, रजनी जी भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ भी अपनी सीमा को पार कर रहा है। पहले हम कभी खबरें लिखते तो हम एक वर्ग विशेष लिखते थे या 2 पक्ष लिखते थे, अब खुलकर तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्थिति क्यों बनी? दूसरा सवाल ये कि वो जो मीडिया जो पहले तमाम चीजें छुपाती फिरती थी, अगर हम नहीं भी दिखा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वो तमाम चीजें और खुलकर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया आप देखिए ऐसा लगता है जंग का मैदान है, वहां पर ऐसी ऐसी भावना उकेली जाती हैं और लाइक किया था और शेयर किया था, तमाम चीजें होती है। ये क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है? वो जो स्थान है वो लोगों को जोड़ने के लिए थे, वहां तो और आप जहर के बीज बो रहे हैं। दीपेश जी, आपका दूसरा सवाल जो था वो पहले सवाल का जवाब था। ठीक है ना, कि आपका जो मीडिया है वो अब पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यवहार हो रहा है। जहाँ तक हरदैनिया जी ने कहा था 92 के राइट की बात, तो मैं आपको बताऊं कि 92 के राइट में एक आध अखबार ने कुछ इस तरह की मिस्चीफ की थी, एक आध अखबार से हुई थी, एक घटना बलात्कार हुए, इस तरह से घटना हुई थी। मैं भी बहुत एक्टिवली उस समय काम किया, 3 बार मरते हुए बचा था 92 के राइट में मैं, और बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग उस समय मैंने की थी। एक आध अखबार ने कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि एक जब मैं दैनिक भास्कर में काम करने आया तो एक न्यूज़ चैनल के मालिक का इंटरव्यू किया, प्रभावी नेशनल न्यूज़ चैनल के मालिक, तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता तो गुजरात में दंगे काफ़ी पहले शांत हो सकते थे। मैंने मैं आपसे, और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि 92 के समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, तो वहाँ पर दंगे फिर भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो गए, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सुनिए, जो हम बाइट दिखाने के चक्कर में जाते हैं और जिस तरह की चीज़ें आती हैं तो उससे लोग आहत होते हैं। जैसे अब पंकज जी भी बोल रहे थे कि अल्पसंख्यकों में सब आते हैं। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए, उसमें निश्चित रूप से मुसलमान भी हैं, आपके सिख भी हैं, सिंधी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन आप कभी आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप मेरे को कोई बता सकता है कि अल्पसंख्यकों के मामले में सिखों को कितना फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा मिला, या सिंधियों ने क्या फ़ायदा उठाया, या जैनों ने, पारसियों ने, जो बहुत छोटे छोटे कौम हैं जो अल्पसंख्यकों को गिने जाते हैं, उनको क्या फ़ायदा मिला?
तो ये यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब ये मान लिया गया कि एक समाज विशेष से, जो कि हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना भी गलत समझते हैं। इस देश में अगर 23 करोड़ या पाकिस्तान से ज्यादा आबादी जिनकी है, तो उनको अल्पसंख्यक ही नहीं बोलना चाहिए। वो तो हमारे भाई हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं। उनको अल्पसंख्यक क्या कि हम खुद अपने आप को उनसे बिरादरी से अलग करते हैं। इस बात में दो सवाल ले लेते हैं राजेश जी, फिर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इच्छावर से गणेश हमारे साथ में दर्शक। गणेश जी अपना सवाल कीजिए। मालथौन से दर्शक है सुरेंद्र, अपना सवाल कीजिए सुरेंद्र जी। जी मेरा सवाल जी था, भारत देश में भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत में होने के बाद भी गौ हत्या और भूशोषण और प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही है? चलिए वो बिल्कुल, और ये भी बात सामने है रजनीश जी की, जो संगीत सोम खुद वहाँ गए थे, वहाँ वो खुद एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी के डायरेक्टर में से हैं। यानी क्या है ये तमाम स्थितियाँ, क्या है कि आप कहते कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। ये जो स्थितियाँ बन रही हैं कि आप भावनाएं तमाम आप नहीं, आपके जो जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि जो साथ वाले संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस पर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, क्यों आखिरकार इसे दृढ़ निश्चय के साथ नहीं रोक पा रहे हैं मोदी जी? क्योंकि अब होल सोल पूरा अधिकार उनके पास है। मेरी समझ में नहीं आ रहा दीपेश जी, आप कंफ्यूज क्यों हैं? अगर सब्जेक्ट स्टेट का है, अभी जैसे हरदनिया जी कह रहे थे, अगर एक हाथ में उठेगा तो कहां से ताली बजेगी? बिल्कुल, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हरदनिया जी कह रहे थे क्यों नहीं आदित्यनाथ जी के 153 पे धारा लगाई गई? धारा लगाते जी, 153 वही 153 की बात कही तो लगाते ना। वहां की सरकार लगा सकती थी, वहां की सरकार को लगाने से किसी ने नहीं रोका। अखिलेश जी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मोदी जी पर उस पर आक्षेप क्यों? हमें इंटरनल अपने डिसिप्लिन कैसे कायम करना है हम कर रहे हैं और करते भी हैं, रोकने की पूरी कवायद रहती है और हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये जो डराने की राजनीति है। मध्य प्रदेश में 12 साल से सरकार है, शिवराज जी 10 साल होने जा रहे हैं, 29 नवंबर को मुख्यमंत्री बने। मुसलमानों को डराने की बात या ईसाइयों को डराने की बात, आज मध्य प्रदेश में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग चल रहे हैं शिवराज जी के साथ में। 12 साल से इसी मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति जो करती रही है उससे सवाल खड़े हुए, मुझे लगता है वो बचने वाले। बस हम ये चाह रहे थे, हमारी चर्चा का आज उद्देश्य ये नहीं था कि आप कांग्रेस की गलतियां गिनाए, वो बीजेपी की गलतियां गिनाए। आपने हमारा उद्देश्य यही था कि हम कैसे आप अपनी तरफ से संविधान ने हमें कानून रजनीश जी अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर हम कुछ भी बयान नहीं दे सकते। जब एक आदमी बोले दूसरे न मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा, इसलिए दीपेश जी बहुत समझने की बात है। संविधान ने सबको अधिकार सम्मत बनाया है, राज्य सरकार को भी अधिकार सम्मत बनाया है। राज्य सरकार, मैंने फिर कहा, बार बार दोहराता हूं, कानून व्यवस्था कायम रखना उसका काम है, तो जिम्मेदारी उसका। इसलिए हम कहीं दूर जाकर अपना उंगली ना उठाएं, मुझे लगता है बचा जाना चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। दादरी घटना, बिहार चुनाव है, शायद तब तक जिंदा रहेगी, उसके बाद ही हो सकता है खत्म हो जाए, इसकी कोई बात ना करे, कोई चर्चा भी ना करे। ये क्या हो रहा है? हम क्या राजनीतिक पार्टियां चाहेंगी इन तमाम चीजों से निकलना? अगर राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती तो क्या देशवासी इन तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं? क्योंकि समस्या तो और भी हैं। देखिए, इसमें जब तक शिक्षा, जागृति, रोजगार और लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, तब तक हम इन छोटी छोटी संकीर्ण बातों में उत्पाद इस तरह के फिरका परस्ती। राजेश जी, मैं आपकी चीज से उतना सहमत नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे, शिक्षित, कामकाजी लोग भी वो सोशल मीडिया पर जो देखिए उनके दीपेश जी बात समझिए, जो इसका टूल है, दंगा करने के लिए नेता नहीं आता है। दंगा करने के लिए अशिक्षित, कम पढ़ा हुआ, बेरोजगार वो जाता है। देखिए, मेंटर भले बड़े मंत्री भी, माफ करिएगा, गोधरा किसने किया था भैया शुरुआत पहले? गोधरा छोड़ो, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप आतंकवाद में सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग शामिल पाए गए हैं। जो 9/11 हुआ अमेरिका में, ठीक है, इस ढंग की बात हम ये चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसे, ताकि फिर कोई दादरी ना हो। हमारा उद्देश्य है कि कोई अब दादरी और ना हो, कोई बरघाट ना हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे हम समाज में, या कैसे हम राजनेताओं पर सख्ती करें, हम कैसे उन्हें मजबूर करें कि बात पूरी कर लो। क्या बिल्कुल राजेश जी, आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझिए। क्या होता है कि जो सियासी फायदों के लिए इस तरह के हथियार निकाले जाते हैं, जिन्न की बोतलों में से निकाले जाते हैं, कम नॉलेज में, कास्टेज में, ये सारी चीजें,
और जब चीजें कास्ट और क्रीड और कम्युनिटी के बीच में हो जाती है तो ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। कई बार आदमी अपने फायदे के लिए निकालता है, लेकिन पता चलता है कि वो औजार दूसरे के लिए फायदेमंद हो जाता है। आज कांग्रेस के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। आज भाजपा भी इसलिए चिंतित होती क्योंकि जो दूसरे क्षेत्रीय दल है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने लगे। तो ये सियासी माहौल जो है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या रीजनल पार्टी हो, इन सबको अब मैं तो अल्पसंख्यक वोटों के लिए रीजनल पार्टी में चाहे लालू, नीतीश और बहुत सारे दावेदार हो गए, कांग्रेस, ओवैसी, मैं ओवैसी जी भी आ गए। मेरा कहने का मतलब ये कि आपने इसको सियासी औजार क्यों बनाया, क्यों बनने दिया? मैं तो इन सब कम्युनिटी से पूछता हूँ कि आप क्यों अपने आप को वोट बैंक का साधन मानते हो? बिल्कुल, हम हाथों का खिलौना लॉजिकली देखते हैं कि कौन हमारे लिए डेवलपमेंट कर रहा है, कौन चलिए वक्त की कमी है। शॉर्ट टिप्पणी हरदेनिया साहब, आप भी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम इस देश का विकास चाहते हैं, हम यदि दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, बहुत प्रमुख स्थान, तो हमको सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। क्योंकि दंगे, सांप्रदायिक हिंसा लोगों को तो बांटते हैं, परंतु विकास के रथ को भी पटरी से बिगा देते हैं। तो इस देश के तमाम लोगों की, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम मीडिया के लोगों की, तमाम प्रोफेसर्स की, एडवोकेट्स की, वकीलों की, पत्रकारों की एक ड्यूटी मानते हैं कि अपना सब कुछ निछावर करके वो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखें। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, यदि हम इस देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो हमको इस कम्युनलिज्म के भस्मासुर पर नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये हमारे आज रजनीश जी, अगर घर में बच्चा कोई गलती करता है तो उससे माँ बाप भी डांटते हैं, ये नहीं कहते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाओ, उसके ऊपर कार्रवाई करे। आपके घर के बच्चे जो नेता हैं, अगर वो गलती करे तो एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि भाई ठीक है, उनका कुछ तो मुंह बंद कराएं, कुछ तो उन्हें कहें कि आप सोच समझ करके बोले, लेकिन आप करेंगे साहब केस कर दो ताकि उससे, और आप समझते हैं कि गोरखपुर में अगर आदित्यनाथ को अगर कोई हथकड़ी लगा देगा तो फिर गोरखपुर जल उठेगा। तो आप क्या ये स्थितियां चाहते हैं? दीपेश जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मेरी आपने जो कहा ना, उसको आपको खुद तोलना होगा, समझना होगा। मैंने पहले भी उसका उत्तर दिया। पार्टी के अंदर किस कार्यकर्ता, किस नेता से क्या कहा जाना है, कैसे डिसिप्लिन कायम करना, हमें भली भांति आता है, हम करते भी हैं। एक बात जो बार बार कह रहा हूं मैं, कानून को अपना काम करना ही होगा। कानून अपना काम करेगा, संविधान को सर्वोपरि माना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आंखों में भारत के सपने होंगे, भारत के वैभव के सपने होंगे, दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे तो सवाल खड़े होते हैं। तनाव बढ़ाने की बात करेंगे तो सवाल खड़े होते हैं। मुझे लगता है इससे बचा जा सकता है, और केवल विकास और केवल आंखों में भारत की तस्वीर हो तो मुझे लगता है सबसे बचा जा सकता है। पंकज जी, तुष्टीकरण का जो दाग है, कम से कम अब तो उसे धोने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कानून की बात, तो ये इसी जगह जब 2-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा कि यदि इसी तरह के भोले भाले लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये इतना, हालांकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर कई हमें नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लीगल एक्शन को कैसे कमजोर करने के कोशिश बयान आते हैं कि बिल्कुल। पंकज जी, एक आखिरी कमेंट आप। देखिए, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि मेरा आशय कतई किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप का नहीं है, लेकिन राजनीति में सब काम कानूनन होता हो, कानून व्यवस्था से निर्धारित होता हो, ऐसा नहीं होता। राजनेताओं की नैतिक उत्तरदायित्व होता है, और दुर्भाग्य से उसका निर्वहन जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो नहीं कर पा रहे। और भारत का नुकसान ये हो रहा है कि जिस निवेश के लिए प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी देश दुनिया में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर बात कर रहे हैं, पर यदि ये छवि किसी की भी गलती से स्थापित हो रही हो तो निश्चित तौर पर भारत का नुकसान है, भारत के आम आदमी का नुकसान है। और हम विश्व गुरु बनने की बात करें, मेरे मित्र का आंखों में सपना, तो आंखों का सपना इससे चकनाचूर हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ गया भाई साहब, 15% विश्व गुरु बनने में भारत और कांग्रेस को भी समर्थन देना, कांग्रेस को भी साथ देना। पंकज जी, आपके सहयोग के बिना
आपके सहयोग के बिना ठीक है, आज वक्त की कमी है, हम फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। केवल आरोप खड़ा करना आज वक्त की कमी है, पंकज जी माफी चाहूंगा। कंधों पर जिम्मा है दीपेश जी, उनको आगे आकर लोगों को गले लगाना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया। हरदेनी साहब आपने वक्त निकाला, आप इस चर्चा में शामिल है, बहुत गंभीर बात है आपने। राजेश जी आपने भी हर पक्ष पर रोशनी डाली, हर पक्ष को गलतियां बताई, अच्छाई बताई, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की दंगे और दंगों का दंश झेलते उस देश की जहां लड़ने के लिए दूसरे जरूरी मुद्दों की कभी कमी नहीं रही, जैसे असुरक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिन्हें दूर करने का रास्ता न तो अयोध्या से होकर गुजरता है, न ही बिहार और गुजरात से। लेकिन क्या करें वोटों के उन व्यापारियों का जिन्होंने राष्ट्रवाद को ही अपने सियासी हित के लिए कटघरे में खड़ा कर रखा है। देश में हर 5 साल में बड़े जोर शोर से सत्ता परिवर्तन की बात होती है, बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन की बात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है सोच परिवर्तन के बारे में बात करने की, क्योंकि जब दंगों से बेहाल देश का भविष्य भूखा सोएगा तो हमारा डिजिटल इंडिया कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सांप्रदायिक सद्भाव के नए रास्ते पर चलना सीखें, ताकि हमारी गंगा जमनी तहजीब, सांझी विरासतों और साझे सपनों पर कोई फिर से नजर न लगा सके और सांप्रदायिकता की अंधी आंधी में अच्छे दिनों का नारा बौना न लगने लगे। आखिर में नफरत की आग फैलाने वालों को स्वराज एक्सप्रेस का यही संदेश कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, कि इस बस्ती में हम दोनों को रहना है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, उस पर सुलगते सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता